नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के हमारे आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल जो है वो आईबीसी कोड से संबंधित है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जो 2016 में पारित किया गया है, तो उससे हमारे विदेशी निवेश और उसके साथ साथ हमारे जो एमएसएमई थे उनको क्या फायदा मिला है इनसे, इसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है वो चाइल्ड राइट कमीशन के बारे में चर्चा करता है कि चाइल्ड राइट कमीशन कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से थोड़ा भटक रहा है। उसे किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये लॉ सीखो के कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। इसके अलावा ये और कुछ लॉ सीखो के कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेस की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देख लेते हैं। वो ये है कि इनमें से कौन सा साइबर क्राइम है। ऑप्शन ए है फिशिंग, ऑप्शन बी साइबर बुलिंग, ऑप्शन सी स्टॉकिंग या ऑप्शन डी ये सभी। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो वर्णात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं हम। आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो यह है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 से विदेशी निवेश और विभिन्न एमएसएमई को मिलने वाले लाभों के बारे में एक विस्तार में चर्चा करें। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड पर ही है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जब ये कोड जो है, ये कानून जो है तब पारित किया गया, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बताया गया कि इससे ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में। उससे काफी ज्यादा हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को मदद मिलेगी और वो हमको देखने को भी मिला। जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आती है, उसमें जहां 2018 में 108वें स्थान पे भारत था, वही 2019 में 52nd स्थान पर पहुंच गया। उसके अलावा अगर हम एफडीआई के ऊपर भी नजर देखें, जो विदेशी निवेश होता है उस पर भी अगर हम ध्यान दें, तो वो भी 2019-20 के इस एनुअल ईयर में 20% से बढ़ गया। तो इसमें कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म किए गए, सुधार किए गए हमारे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून में, ये जो पर्टिकुलर आईबीसी 2016 जो है उसमें कौन कौन से मेजर रिफॉर्म है, तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये एक टाइम बाउंड रिजोल्यूशन के ओर फोकस करता है, ना कि ये लिक्विडेशन की ओर फोकस करता है। रिजोल्यूशन मतलब यहाँ पर ये एक समाधान निकालने वाला कानून है। यहाँ पर लिक्विडेशन का मतलब ये है कि परिसमापन, मतलब किसी भी कंपनी का वाइंड अप कर लेना। जैसे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी है, उस पर कर्ज है, अगर वो देने में अक्षम होती है तो उस स्थिति में बहुत बार जो कर्जा देते हैं, जो कर्जा देते हैं वो ट्राइब्यूनल में जाते हैं और वो उसके अगेंस्ट लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चालू करते हैं। अब उससे होता यह है कि कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसके असेट वगैरह सब चीजों की नीलामी करके जितना भी पैसा होता है, इन सारे जिन लोगों ने कर्ज दिया है उनको उनमें बांट दिया जाता है। लेकिन इसमें यह देखने को मिला है कि जैसे आप उस कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया, उसके सारे असेट बेच के भी मुश्किल से बमुश्किल 50% की अभी रिकवरी नहीं हो पाता। तो इसके बजाय अगर हम किसी एक रिजोल्यूशन पे जाए, अगर वही जो ये कर्जदार है, जो दिया हुआ है जिन्होंने कर्ज, वही अगर समय सीमा बढ़ा दे या कोई एक ऐसे अरेंजमेंट में आए कि ठीक है हम थोड़ा अमाउंट कम करेंगे, हम सिर्फ प्रिंसिपल पे ही ध्यान देंगे, तो ये कानून वैसा है कि जो रिजोल्यूशन पे और ज्यादा ध्यान देता है, ना कि लिक्विडेशन के द्वारा। उसमें ही कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे रिकवरी रेट की बात है, तो जो बैंक ने जो कंपनी ने लोन लिया है किसी बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका जो रिकवरी रेट है वो 3 गुना तक इम्प्रूव हुआ है। जो 2018 में 26.5% था, वही 2019 में करीब करीब ये 72% तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं विद इन अ ईयर कितना अच्छा चेंज हुआ है रिकवरी में। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो रिकवरी का टाइम लेता था, जो टाइम टेकन होता था रिकवरी में, वो भी 3 गुना उसमें सुधार हुआ है। जहां 2018 में इसको 4.3 साल लगते थे, वही 2019 में करीब करीब 1.5 साल के आसपास सारा पैसा जो है वो रिकवर हो जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आईबीसी कानून? इसका एक कारण तो ये भी है कि जैसे हमको पता है भारत में
बहुत ज्यादा केसेस है जिनका पेंडेंसी है, जो अभी भी निलंबित पड़े हुए। तो करीब करीब 4 करोड़ मैटर जो है वो अभी भी हमारे ट्राइब्यूनल या कोर्ट में वो निलंबित पड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर हम ये देखें कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी करार किया गया है दो पार्टीज के बीच में, तो उसको इन्फोर्स करना, उसको लागू करना है, तो उसके लिए एवरेज टाइम जो है वो करीब करीब 1115 दिन लगता है, जो कि आसपास 4 सालों के आसपास हो जाता है। जब आप समझ सकते हैं कि जो कमर्शियल एक्टिविटी, कॉर्पोरेट एक्टिविटी अगर वो इतनी स्लो होगी, तो हमारी इकोनॉमी कैसे रिवाइव करेंगे और हमारे यहाँ पे बिजनेस जो है वो कैसे एक अच्छा माहौल बनेगा कि बाहर के निवेशक भी यहाँ पर इन्वेस्ट करें। उसके बाद में एक राइटर ने ये भी बताया कि ये कानून बहुत ही फ्लेक्सिबल और डायनामिक है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, डायनामिक मतलब समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करने वाला है। अगर हम देखें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है वो जितनी भी प्रोसीडिंग है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की उसको रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रण भी करता है। साथ ही साथ जो हमारी इंसॉल्वेंसी पॉलिसी होती है उसको डेवलप करने में मदद करता है, मार्केट की रियलिटीज को देखते हुए, मार्केट की रियलिटीज को ऑब्जर्व करते हुए। तो ग्राउंड पे सिचुएशन को देखते हुए पॉलिसी का फॉर्मेशन होता है, और फिर उन्हीं पॉलिसी को, उन्हीं कानून जो हम बने हुए हैं उनके अनुसार कंपनी काम कर रही है कि नहीं, ये देखने का काम आईबीबीआई का होता है। उसके अलावा राइटर ने ये बताया है कि कहीं ना कहीं इतने अच्छे कानून से, इतनी अच्छी प्रोसेस और अप्रोच से इन्वेस्टर्स में एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और साथ में वो जो इन्वेस्टीज है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उनके भी काफी कॉन्फिडेंस में एक इजाफा हुआ है, जो कि अब रिजोल्यूशन मेथोडोलॉजी की ओर बढ़े है। क्योंकि अगर कंपनी ये सोचती है, जिसने भी कर दिया है, कोई बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जिसने भी कर्ज दिया हो, वो ये सोचते हैं कि अगर हम रिजोल्यूशन में जाएंगे तो ये चीजें और लंबी ड्रैग होती जाएंगी। लेकिन आप, अगर आपके पास में एक ऐसी अथॉरिटी है जैसे आईबीबीआई है, ऐसी एक अथॉरिटी है जिसके द्वारा कि हाँ कानून बराबर है, और वो इस चीज का ध्यान रखेंगी कि बराबर जो लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है उनको वो मिल जाए। तो एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं डेवलप होता हुआ दिखता है रिजोल्यूशन मेथोडोलॉजी में। अदरवाइज अगर वहां पे लिक्विडेशन हो जाएगा तो वो कंपनी भी बंद हो जाएंगी, उससे बिजनेस, फिर वो सेक्टर, और उससे अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इकोनॉमी भी हमारी काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। उसके अलावा ये क्रेडिट फ्लो को अलाउ करता है, मतलब जो एक कर्जा लेने की व्यवस्था है या मनी सर्कुलेशन अगर हम कहे, तो उसको इससे ज्यादा काफी ज्यादा मदद मिलती है। और किसी भी इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना है तो वहां पे क्रेडिट फ्लो है जो है, या लिक्विड फ्लो जो है, मनी का जो फ्लो है, वो अच्छे होने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। उसके अलावा अब कानून में इतनी अच्छी तो बातें हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम भविष्य देखो, फ्यूचर अहेड अगर हम देखें तो उसमें और क्या क्या चीज की जा सकती है, तो वो बात की गई है राइटर ने। तो सबसे पहले बताया है कि एक प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लाने की जरूरत है, उसको इंस्टीट्यूटलाइजेशन करने की उसको जरूरत है। उसके अलावा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर इनहेंस करने की, बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा क्या हो सके कि जितना भी प्रोसीडिंग है या जितनी भी प्रोसेस है या हियरिंग है वो सारी डिजिटल माध्यम से हो जाए, तो आपको यहाँ से उधर कहीं मूव करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इससे ये होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उनको ये पता चलेगा कि हाँ इतने ज्यादा भागने दौड़ने की इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है, आप आपके एक क्लिक पे, आप आपके ऑफिस में बैठ के भी सारी चीजें आराम से पारदर्शिता से कर सकते हैं। उसके अलावा और एक और चीज ये इंक्लूड करी हुई है राइटर ने कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग टूवर्ड इन दो माध्यमों पर। तो ये दो कौन कौन से माध्यम है, कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे काम कर रही है? एक तो डिफरेंशिएटिंग बिटवीन गुड फेथ मिस्टेक्स एंड इंटेंशनली बैड फेथ। तो यहाँ पर बोना फाइड और मेला फाइड वाली जो चीज है कि आपका इंटेंशन क्या है, उसके ऊपर अगर गलती से गुड फेथ में कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि यहाँ पे उसको क्रिमिनलाइज करने की जरूरत है। कोई छोटे मोटे अगर क्राइम है या ऑफेंसेस है तो हम उसको उस जगह पे डीक्रिमिनलाइज भी कर सकते हैं। उसके अलावा एमएसएमई और जो नॉन एमएसएमई है, जो हमारे मध्यम और लघु उद्योग है, उनके लिए इसमें खास प्रावधान रखे हुए हैं कि क्योंकि इनको ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता होती, तो इस और भी ये कानून का काफी अच्छा कदम है। और जो गवर्नमेंट इस और मूव कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मूव कर रही है और इस और हमारे लघु और मध्यम उद्योग को ध्यान रख रही है, ये भी काफी अच्छी बात है, राइटर ने यहाँ पे बताया है।
तो चलिए नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये न्यूज में क्यों है वो जान लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसे हम शॉर्ट में एनसीपीसीआर कहते हैं, इन परसुएंस ऑफ डायरेक्टिव फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू कंडक्ट अ सोशल ऑडिट ऑन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। तो अभी 1-2 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो एनसीपीसीआर है वो सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को कवर करे, वहां पे सोशल ऑडिट करे, ठीक है, और वहां पे पता लगाए कि बराबर जिस हिसाब से कानून है और व्यवस्था रहनी चाहिए उस हिसाब से चीजें चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो है वो खास तौर पे एनजीओ के द्वारा चलाए जाते हैं, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके इम्प्लीकेशन क्या है इन सोशल ऑडिट के, वो जान लेते हैं। सोशल ऑडिट पे बात करने के पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि सोशल ऑडिट क्या होता है। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है किसी भी कंपनी का या सरकार का, कि जो आपके पास में पैसे आए हैं वो सही तरीके से या पॉलिसी के अकॉर्डिंग खर्च हुए हैं कि नहीं खर्च हुए। वैसे ही सोशल ऑडिट ये रहता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे सोशल वेलफेयर का कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पर जिस जिम्मेदारी के साथ में जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसको वो बराबर तरीके से फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहां पे पारदर्शिता बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, इन सारी चीज का ध्यान रखते हैं। तो एनसीपीआर इनिशिएटेड अ सोशल ऑडिट इन 2015। तो 2015 में सोशल ऑडिट स्टार्ट हुआ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर में ये कहा गया कि सोशल ऑडिट आप करें, और उसके बाद में एनसीपीआर ने भी यहाँ पर सोशल ऑडिट किए गए, और उन्होंने 8 स्टेट में ये कहा गया कि आप डी इंस्टीट्यूलाइजेशन, रिपेट्रिएशन एंड रिहेबिलिटेशन करिए बच्चों का, चिल्ड्रंस का, फ्रॉम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस इन 8 राज्यों में। तो यहाँ के डीएम को भी ये निर्देश दिया गया एनसीपीसीआर के द्वारा। अब यहाँ पर एक अपोजिशन मिलने को देखने को मिला सिविल सोसाइटी की तरफ से, जो कि खासतौर एनजीओ के तौर पे वो ये देखने को मिला था कि सीसीआई में जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे हैं, वो किसी ना किसी अब्यूज का शिकार हुए हैं उनकी ही फैमिली के द्वारा। तो अगर आप इनको यहाँ पे रिहेबिलेशन, उनके पुनर्निवास, रिपेट्रिएशन की बात कर रहे हैं, रिपेट्रिएशन मतलब जहां पर वो पुराने स्थान पे थे आप वहीं उनको पुनः स्थापित करिए। तो जो फैमिली अब्यूज का शिकार हुए हैं आप उनका रिपेट्रिएशन, रिहेबिलेशन कैसे करेंगे, वापस उसी फैमिली के उनके पास में उनको भेज देंगे, और वहां पर विदाउट कोई मेजर लिए हुए, विदाउट कॉन्फिडेंस में आए हुए आप उनको कैसे एकदम ब्लाइंडली किसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए भेज सकते हैं। तो द एनसीपीसीआर मैंडेट रिपेट्रिएशन विदाउट अ केस बाय केस असेसमेंट प्लान। तो यहाँ पर राइटर ने कहा है कि रिपेट्रिएशन का जो मामला है इसमें कम से कम आपको केस बाय केस असेसमेंट प्लान बना के काम करने की आवश्यकता है। उसके अलावा एक और जो नया डेवलपमेंट हुआ था वो ये था कि 2 अक्टूबर जो था, आपको पता है गांधी जयंती होता है, हमारा नेशनल हॉलीडे है ये। उस दिन ये कुछ खबर आई कि सिलेक्टेड एनजीओ जो कि सीसीआई को ऑपरेट कर रहे थे, वहां पर कुछ जांच की गई, और खास तौर पे जो फॉरेन फंड्स है उनकी इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे भी सिविल सोसाइटी और एनजीओ जो है उन्होंने सवाल उठाया है कि जो आपका एफसीआरए रेगुलेशन है, ठीक है, जो फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए जो कानून है, ये एनसीपीसीआर के मैंडेट के बाहर है। यहाँ पर या तो होम मिनिस्ट्री इसको देखे। एनसीपीसीआर का काम क्या है कि बच्चों का वेलफेयर देखना, जो सीसीआई है उसकी बराबर जांच करते रहना, वहां पे बराबर चीजें हो रही है कि नहीं हो रही, उन सारी चीजों का ध्यान देना। आप यहाँ पे फॉरेन फंडिंग जो है वो आपके मैंडेट से कंप्लीटली बाहर है। उसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया कि जो केंद्र सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं या उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं या केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं, आपने पर्टिकुलर उन इंडिविजुअल को टारगेट किया गया है या उन इंडिविजुअल एनजीओ को टारगेट किया गया है, और कहीं ना कहीं एक कम्युनल ओवरटोन देने की इसको भी बात की गई है कि एक धर्म विशेष पर आपने एक हमला किया है, आप केवल उन्हीं को संदिग्धता से देख रहे हैं। तो यहाँ पर व्हाट रोल मस्ट हैव बीन प्लेड बाय द बॉडी। तो राइटर ने कहा है कि जो कमीशन है, जो चाइल्ड राइट बॉडी है, ये नेशनल चाइल्ड राइट बॉडी है, इसको किस और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो ये है कि मस्ट हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ ग्रॉस वायलेशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आफ्टरमेथ।
तो लॉकडाउन के दौर में जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन थी, जो हमारी मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन थी, चिल्ड्रन और एक बच्चों को हमेशा एक वल्नरेबल पॉपुलेशन के रूप में देखा जाता है, जो मोर प्रोन टू रिस्क रहते हैं। तो यहाँ पर उनके राइट्स का काफी ज्यादा वॉयलेशन हुआ लॉकडाउन के दौर में भी और उसके बाद में भी। तो यहाँ पर जरूरत है हमारे नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन को कि ये इस और ज्यादा ध्यान दे। उसके अलावा दलित चिल्ड्रन एंड यंग वुमेन बीइंग रेप्ड एंड मर्डर्ड, तो हम पिछले कुछ समय में भी हमको ये सुनने को मिला है। अभी हम पिछले एक हफ्ते को देखें तो काफी ज्यादा खबरें मिली है कि दलितों पे काफी ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, खासकर महिलाओं पर और बच्चों पर। और जो कुछ पुरानी रिपोर्ट्स आई है उनमें भी ये देखने को मिला है। तो राइटर ने कहा है कि आपको इस और ज्यादा फोकस देना चाहिए, ना कि आपको यहाँ पर जो फॉरेन फंडिंग है इन सारे मामलों में पढ़ना चाहिए, जो कि आपके मैंडेट के बाहर है। उसके साथ में आपका ये भी काम है कि आप रिकमेंडेशन इश्यू करें। उसके साथ में जो आपके चाइल्ड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है आप उनको भी मजबूत बनाए, सिर्फ गवर्नमेंटल नहीं, एनजीओस में भी आप काम करें कि वो और कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उनको कैसे मजबूत बनाया जाए। उसके साथ में जो सिविल सोसाइटी है जो रिलीफ मेजर कर रही है लॉकडाउन के टाइम में, हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला कि सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट को साथ में मिलकर आके काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। तो जिन्होंने वास्तविक में काम किया है, आप सिर्फ क्रिटिसाइज करने में या सिर्फ आप बुरी चीजें देखने में भी अपना समय ना लगाए, आप जिन्होंने अच्छा काम किया है उन्हें अप्रिशिएट भी यहाँ पर करिए। तो ये हमारा आर्टिकल था। अब हम न्यूज इन फ्लैश देख लेते हैं, तो वो क्या है। जो पहला न्यूज इन फ्लैश है वो हिमाचल प्रदेश से है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो है अटल टनल का निर्माण पूरा हो गया, उसका इनॉग्रेशन भी हो गया। ये जो टनल है वो करीब 9 किलोमीटर के एरिया को जोड़ता है मनाली और लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एकदम दूर दराज पे है। हिमाचल प्रदेश का सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट इसको माना जाता है। तो ये मनाली और लाहौल स्पीति वैली को जोड़ता है। तो इसका जो निर्माण है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया। तो ये एल्टीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पे ये बना हुआ है। अब इसकी आवश्यकता जो है लाहौल वैली को बहुत ज्यादा थी, क्योंकि होता ये था कि ठंडियों के दौर में जब बर्फबारी होती थी तो उस समय लाहौल वैली जो है वो भारत से 6 महीने के लिए कट जाता था, वहां के रास्ते जो है वो बंद हो जाते थे। अब इस वजह से लाहौल वैली के लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेंगी। अब वो साल भर में कभी भी मेनलैंड जो हमारा इंडिया है उससे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, और अब ये अपने आप को एक अलग थलग महसूस नहीं करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा न्यूज है वो फिशिंग से संबंधित है कि फिशिंग गैंग प्लेड ऑन सिंपैथी। तो 4 पर्सन फ्रॉम राजस्थान इंक्लूडिंग अ जुवेनाइल हैव बीन अरेस्टेड इन्वॉल्विंग अ फिशिंग रैकेट। तो फिशिंग एक साइबर क्राइम होता है। इसमें आपको कोई एसएमएस किया जाता है, मेल किया जाता है, या दूसरा जैसे एफबी पे या किसी और सोशल मीडिया पे आपको मैसेज किया जाता है, और कोशिश करते हैं कि आपको कोई ऐसा मैसेज करे, जैसे कोई बैंक है, एसबीआई है, तो एसबीआई के नाम की कोई फर्जी साइट बना के या फर्जी आईडी बना के वो आपको मैसेज करते हो, और आपकी जो क्रेडेंशियल है या सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो आपसे लेते हैं, जिससे आपको वो आर्थिक या सामाजिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये गतिविधि जो राजस्थान में देखने को मिली। उसके अलावा इसमें ये है कि ऐसी जो गतिविधियां है वो काफी लंबे समय तक देखने को मिली है। जैसे जमतारा का जो एक एक्सपीरियंस है, उस पर एक नेटफ्लिक्स में सीरीज भी बनी हुई है, तो वो भी जरूर देखिए। और दूसरे जो साइबर क्राइम है इस पे भी नकेल कसने के समय के हिसाब से हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए, जो हमारा आज का विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।